हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो सर कॉमर्स हीरोज क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के वन शॉट रिवीजन वीडियोस विद द बेस्ट कलरफुल नोट्स। बेटा ये नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सारे टॉपिक्स के जितने भी बीएसटी के टॉपिक्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप सारे टॉपिक्स को क्या कर सकते हो बच्चों, डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे सारी के सारे चैप्टर्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो, फाइनेंशियल मार्केट ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, सारी अपनी वीडियोस को खत्म कर सकते हो। 1 आवर के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को, एक घंटा लगेगा एक चैप्टर के अंदर, और मैंने 100% सारा का सारा एक भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं करवाया। जनरली अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि फटाफट टीचर्स रिवाइज करवाने में ना कुछ क्रूशियल टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 100% कवरेज मिलेगी आपको वीडियोस की। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, उनको डाउनलोड करके देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कॉमर्स हीरोज क्लासेस ने कितनी ज्यादा मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अच्छे से आपको वीडियो को देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज कॉलेज के भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखो इस वाली वीडियो को। ओके, देखो बच्चों, डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग क्या होता है, अब आपने लोगों को स्टाफिंग करके आपने लोगों को रख लिया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करी। आपने सबसे पहले क्या करी बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करी। फिर जितने आपको लोगों की जरूरत थी आपने उन लोगों को काम पर रख लिया। अब आप उनको क्या करवाओगे, काम करवाना। अब बेटा काम करवाना भी अपने आप में एक बड़ी आर्ट होती है, हर लोगों से काम भी नहीं करवाया जाता। तो काम करवाने की आर्ट को क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। तो लोगों से काम करवाना उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस देना उनको कि भाई आपको कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। ठीक है सर। अब ये थोड़े मेरे हैंड रिटन नोट्स है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको अंदर मैंने खुद से लिख दिया आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टिंग की डेफिनेशन की। तो व्हाट इज डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद गिमी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद गिमी। गिमी का मतलब क्या होता है, गाइड करना एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, और एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का फंक्शन किस चीज़ के लिए क्या करता है, डायरेक्टिंग का फंक्शन सर गिमी के ऊपर फोकस करता है, गाइडिंग के ऊपर, इंस्ट्रक्टिंग के ऊपर, मोटिवेटिंग के ऊपर, और इंस्पायरिंग के ऊपर। किसको करता है सर ये, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसको करता है, employees of the organization, so that their effort results in the achievement of organization goals। ताकि ये लोग जो efforts करें, अच्छे से काम कर रहे हैं ना हमारे employees, उससे कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, ताकि कंपनी किसको अचीव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव पाए। ठीक है, आगे चलते हैं सर। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। बेटा इसको आप याद कर सकते हो, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। ध्यान से देखो क्या होते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लेना कौन कौन से फीचर्स है डायरेक्टिंग के। सबसे पहला फीचर्स हो जाता है इनिशिएट एक्शन। जैसे ही हम अपनी डायरेक्शन को स्टार्ट करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भाई ऐसे काम करना स्टार्ट कर, वो फटाफट से वो क्या करता है, एक्शन दिखाता है ना, उठ जाता है काम करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूइंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है डायरेक्टिंग सर, एक ही कंटिन्यूइंग फंक्शन है, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल पे आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। फ्लो, CHI इनिशिएट एक्शन। CHIIP, आई से हो जाता है इनिशिएट एक्शन। फिर आई से क्या हो जाता है आप लोगों को, CHI फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पी से क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ठीक है, और एल से क्या हो जाएगा, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल की बात करेंगे, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। ये यार क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहा था डायरेक्टिंग। बेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद गिमी। डायरेक्टिंग क्या होता है सर, डायरेक्टिंग में सीख लो गिमी। जी से क्या होता है, गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, किसको, एम्प्लॉइज को, ताकि वो सो दैट देयर एफर्ट रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ताकि वो हमारे गोल्स को क्या करवा सके दोस्तों, अचीव करवा सके। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है बेटा, शॉर्ट वर्ड है यहाँ से, CHIIPL। चिप से लर्न कर लो इसको, किससे लर्न कर लो सर, अभी मैं पीडी नहीं रहा तो सही चल रहा है। ठीक है, चलो, तो चिप एल, CHIIPL से लर्न कर लो किसको, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है, इनिशिएट्स एक्शन। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, इनिशिएट्स एक्शन। बेटा जैसे ही आप किसी को डायरेक्ट करते हो तो सामने वाला क्या आ जाता है, एक्शन में आ जाता है। कंटिन्यूस फंक्शन है, आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर डायरेक्टिंग का फंक्शन करना होता है। ऐसा नहीं कि सर अभी डायरेक्टिंग करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। एवरी लेवल, हर एक प्लेस पे, हर एक लेवल पे, टॉप लेवल ले लो, मिडिल लेवल ले लो, सुपरवाइजरी लेवल ले लो, वहाँ पे डायरेक्टिंग लगती है। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली सर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन कौन प्रोवाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजर को। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है,
इसके अंदर और क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट होता है, ठीक है, कैसा एलिमेंट होता है, ह्यूमन एलिमेंट होता है। अब इसके सिर्फ नाम याद कर लेना, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग का अंदर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसको नाम याद कर लेना, सिर्फ नाम्स को याद कर लेना, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, चिप। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग को कैसे लर्न कर लोगे आप, मिस एफ सी, कैसे लर्न करोगे, मिस एफ सी, MIIS, मिस एफ सी। एम से क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, एम से क्या आ जाएगा, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग से क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। आई से क्या हो जाता है, इनिशिएट एक्शन, फिर आई से क्या हो जाता है, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। नेक्स्ट क्या हो जाता है, एस से ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप प्रॉपर डायरेक्टिंग कर रहे हो तो कंपनी में क्या आती है, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस और फैसिलिटेट चेंज। अब ध्यान से पहले इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इसको फटाफट से आप लोग क्या कर लो, अपनी स्क्रीन को जूम इन कर लो, मैं भी स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, इनिशिएट्स एक्शन। देखो इनिशिएट्स एक्शन, जैसे आप किसी को डायरेक्शन देते हो, ऑर्डर देते हो, तो सामने वाला क्या करता है, एक्ट करता है। इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। कंपनी के जो गोल्स है ना, उसको अचीव करवाने में कौन हेल्प करता है, एम्प्लॉइज। बेटा एम्प्लॉय कभी खुद से काम नहीं करता जब तक उसका एम्प्लॉय उसको कोई डायरेक्शन नहीं देता। द एम्प्लॉइज स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन। देखो एम्प्लॉय कब स्टार्ट करता है काम करना, जब उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है। जैसे आप लोगों को जब बोला जाता है कि बेटा पढ़ाई कर लो, तभी आप लोग पढ़ाई करते हो, वरना तो आप पढ़ाई नहीं करते। इट इज द डायरेक्टिंग फंक्शन विच स्टार्ट एक्चुअल वर्क टू कन्वर्ट प्लान्स इनटू रिजल्ट। बेटा प्लानिंग तो बहुत हो गया, प्लान से क्या करो, अब प्लान से रिजल्ट निकाल के दो, क्या निकाल के दो, रिजल्ट निकाल के दो। और प्लान को रिजल्ट पे लाने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन। जैसे मान लो आप लोगों को मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, लेकिन अब अगर मैं आपको अच्छे से डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा, वो मेहनत सारी खराब हो जाएगी। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड, सो इट इज नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज। बेटा सारी एक्टिविटीज में प्रॉपर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय सुपरविजन। प्रॉपर एक सुपरवाइज करो, एम्प्लॉय को देखो, निगरानी रखो उसके ऊपर, गाइडेंस दो उसकी। प्रॉपर से क्या करनी पड़ेगी आपको, एम्प्लॉय की काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट टू वर्क एफिशिएंटली, है ना, मोटिवेशन दो। जैसे मैं आप लोगों को कभी कभार मोटिवेट कर देता हूँ ना, ताकि आप लोग अच्छे से लर्न करके दो, अच्छा सा टेस्ट दो। कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि आप लोग अपने पूरी मेहनत से क्या कर सको, काम कर सको और अच्छे से अच्छा टेस्ट दे सको। तो ऐसे ही इंप्लॉय को भी क्या चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए। फैसिलिटेट्स चेंज, इंप्लॉइज ऑफन रेसिस्ट चेंज। बेटा चेंज हमेशा हर कोई मना करता है। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि आज क्लास का टाइम 5 बजे नहीं, आज आप लोगों को 4 बजे आना है, तो एकदम से आप क्या बोल देते हो, नहीं सर हम तो 4 बजे नहीं आ सकते। तो इंप्लॉइज ऑफन रेसिस्ट चेंज ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। आपको लगता है कि सर पता नहीं ये चेंज हो जाएगा तो हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा, है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अगर प्रॉपर एम्प्लॉय को डायरेक्शन देते हो, तो वो चेंजेस के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर देता है, टू कोप विद चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई चेंज आते हैं, एम्प्लॉयज़ को अगर आप मोटिवेट करोगे, अच्छे से सुपरवाइज करोगे, तो वो आपके चेंजेस को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है जी, यस सर, यस सर, यस सर, समझ गए सर, यस सर, यस सर, समझ गए सर। आगे जूम इन कर लो, है ना, स्क्रीन को अपनी जूम इन कर लो। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स वेल परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग फंक्शन। बेटा मैनेजर्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, इंस्पायर करते हैं सबॉर्डिनेट्स को इन अ मैनर दैट दे आर एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस, ताकि बैलेंस रह पाए बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, इंस्पायर करते हैं सबॉर्डिनेट्स मतलब एम्प्लॉयज़ को, इस मैनर के अंदर, ताकि एक बैलेंस रह पाए। किसके बीच में बैलेंस, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सर ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, आप एक बार हमें समझा दो, ध्यान से देखो। तुम लोगों ने कंपनी को ज्वाइन करा, लेट सपोज एक बड़ी सी कंपनी में आपकी जॉब लगी, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, LIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको जॉब लगी। अब भाई आपसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो इस जॉब के पैसों से, तो आपने बोला कि सर हम एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हम एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो कंपनी के मालिक ने क्या बोला, भाई एक काम कर, अगर तू मेरे को ये काम करके देगा ना अच्छे से, एक बहुत टफ सा आपको काम दे दिया और आपको बोला गया अगर तू ये काम करके देगा ना मेरे को 90 डेज़ के अंदर, तो कंपनी तेरे को एक कार गिफ्ट कर देगी, कंपनी तेरे को एक कार गिफ्ट कर देगी। तो ये जो कार जो थी, ये आपका कैसा इंटरेस्ट था, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये आपका कैसा इंटरेस्ट था, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और ये जो कंपनी का जो काम था, जो कंपनी का जो असाइनमेंट था, प्रोजेक्ट था, ये क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब मैंने बैलेंस कर दिया। हो सकता है आप कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पहले अच्छे से नहीं करते, कंपनी का ये जो प्रोजेक्ट जो था उसको इतने अच्छे से नहीं करते, लेकिन जहां मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आपके पर्सनल गोल के साथ, मैंने कहा ये वाला काम अच्छे से करके दे, तो मैं तेरे को क्या गिफ्ट कर दूंगा, कार गिफ्ट कर दूंगा। आपने वो अच्छे से कर दिया, ठीक है, लालच देना पड़ता है। चलो बच्चों देखो जल्दी से, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इसको याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है, MIIS FC, मिस FC, याद करो जल्दी से।
अभी के लिए अगर आप हेडिंग्स को तो बेटा ज़रूर ज़रूर करके जाना। अंदर का मैं एक दो बार आपको पढ़ा देता हूँ, एक बार मैंने आपको नोट्स भी शेयर कर दिए, एक बार रीडिंग कर लेना जस्ट, ठीक है। लेकिन हेडिंग्स तो आपके ऐसा होना चाहिए कि भूलना मत बिल्कुल भी हेडिंग्स को, ठीक है। ओके। तो एम से क्या था, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। आई से क्या था, इनिशिएट एक्शन। फिर आई से इंटीग्रेट एम्प्लॉई एफर्ट्स। एस से क्या था, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। एफ सी से क्या था, फैसिलिटेट चेंज। आगे चल रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ये सब इसमें से ही पढ़ लेना, यहाँ से ही पढ़ लेना, ठीक है। ये यहीं से पढ़ लेना, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये और भी छोटा लिखा हुआ है, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना तो ये और भी छोटा लिख रखा है, पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। ये सर क्या लिखा हुआ है वैसे एक बार बता दो। देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर ए है ना, इनिशिएट एक्शन, तो इनिशिएट एक्शन में आप क्या लिख सकते हो, हेल्प्स टू स्टार्ट द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है, इंटीग्रेट एम्प्लॉई एफर्ट्स, तो पॉइंट नंबर बी इसके साथ कनेक्ट कर दो ऐसे, एम्प्लॉई वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजीशन, डिफरेंट लेवल्स, डायरेक्टिंग लीड्स टू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल एम्प्लॉइज। तो ये और भी छोटा लिख रखा है। फिर पॉइंट नंबर सी में क्या लिख रखा है मैंने, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, तो पॉइंट नंबर सी में फिर ऐसे लिख दो, encourage employee to perform to the best ability, encourage employee to perform to the best ability। फिर पॉइंट नंबर डी लिख रखा है, जैसे नीचे तो मैंने बड़ा बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, यहाँ से क्रिएट बैलेंस बिटवीन टॉप एंड द लोअर लेवल, ठीक है। तो अगर आपको इसको बाई चांस करना है तो कर लेना बच्चों, छोटा और भी छोटा चाहिए तो। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सर डायरेक्ट एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है लीडरशिप। इन सबको हमें क्या करना है, डिटेल में याद करना है। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सुपरविजन का मतलब क्या होता है सर, हमें सुपरविजन का मतलब बता दो प्लीज। देखो सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन मीन्स इग्मो, IGMO, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग, सॉरी नॉट मोटिवेटिंग, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, दूर से देखना। सुपरविजन जैसे कैमरा होता है ना, कैमरा एम्प्लॉय के ऊपर कैमरा लगा दिए कि देखने के लिए कि भाई ये एम्प्लॉय एक्चुअल में काम करता है कि किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग करता रहता है, तो वो कैमरा उसको क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, 24 घंटे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो व्हाट इज सुपरविजन, सुपरविजन इज इग्मो, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, ऑब्जर्विंग एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सुपरविजन दो वर्ड से बना है, एक वर्ड है सुपर, दूसरा वर्ड है विजन। सुपर का मतलब क्या होता है, ओवर एंड अबव, ऊपर से, और मीन्स का मतलब क्या होता है, सीन, कोई आपको ऊपर से देख रखा है। सुपरवाइज करता रहता हूँ, देखते रहता हूँ आप लोग कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। सर डायरेक्टिंग के भी नोट्स अवेलेबल हैं, यस सर। नीचे अगर आप उसको लिंक के ऊपर जाओगे ना, नीचे देखो मोड सेक्शन के ऊपर अगर आप देखोगे तो उसमें स्टाफिंग के भी नोट्स आ जाएंगे, डायरेक्टिंग के भी नोट्स आ जाएंगे, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ध्यान से देख लो। बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, विल टू वर्क, काम करने की इच्छा। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, जैसे उनसे काम करवाना चाहते हो, आप उनसे काम करवा रहे हो कैसे, मोटिवेट करके। कभी कभार तुम लोगों का पढ़ने का मतलब मन नहीं होता, तो मैं तुम लोगों को मोटिवेट करता हूँ, यार पढ़ोगे नहीं तो जीवन में क्या करोगे, कैसे पैसे कमाओगे। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मुझे अपना गोल अचीव करवाना है, मेरा गोल क्या है, आप लोगों के अच्छे नंबर दिलवाने, वो मैं आपको मोटिवेट करके दिलवा दूंगा। सर फीचर्स क्या होते हैं मोटिवेशन के, देखो बेटा मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आप लोगों को जैसे बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ोगे तो कल को आप एक बहुत अच्छी सी जॉब मिलेगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो अच्छी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर मिलेगा, ये क्या होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, अरे तू पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, दुनिया में कोई तेरे को पूछेगा नहीं, ये क्या हो जाता है आपका नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। ओके सर ये ईजी होता है क्या, बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हर कोई अलग अलग लेवल से मोटिवेशन होता है, ठीक है, हर किसी का मोटिवेशन लेवल अलग है। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ईजी नहीं होता। इट इज़ डायनेमिक एंड अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बेटा बार बार आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है मोटिवेशन को। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर मोटिवेशन से एक बंदा अगर पैसे देकर खुश हो रहा है तो दूसरा बंदा भी पैसे देकर खुश हो जाए। दूसरे बंदे को रेपुटेशन की ज़्यादा पड़ी होती है, तो उसको चाहिए कि आप सारी कंपनी के सामने उसको खड़ा करके उसको शाबाशी दे दो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर पैसे से मोटिवेट हो रहा है तो दूसरा बंदा भी पैसे से मोटिवेट हो जाएगा। और डायनेमिक का मतलब क्या है सर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं मोटिवेशन आपने 5 मिनट के लिए कर दिया फिर थोड़े टाइम बाद फिर से मोटिवेट करना पड़ता है। प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, जैसा आपको गोल चाहिए ना उस हिसाब से आपके एम्प्लॉय बिहेव करते हैं व्हेन दे आर प्रॉपर्ली मोटिवेटेड। तो वेल मोटिवेटेड वर्कर क्या करता है बेटा, वेल मोटिवेटेड वर्कर क्या करता है, ध्यान से देखो। सर वो ज़्यादा काम करके देता है, सर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है, सर वो कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करता है। और अनहैप्पी वर्कर्स क्या करते हैं बेटा, अनहैप्पी वर्कर्स क्या करते हैं, लो प्रोडक्टिविटी, काम नहीं करते, लो प्रॉफिट, प्रॉफिट भी नहीं कमा के देते, डाउनफॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को भी नीचे डुबा देते हैं, ठीक है। अब बेटा जो मैं करवाने वाला हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो इसको, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सर, मास्लोव्स नीड फॉर हायरार्की थ्योरी, मास्लोव्स नीड फॉर हायरार्की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो इसको, 100% ये एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है।
चलो सर, मास्लोव्स नीड फॉर हायरार्की थ्योरी क्या लिखा हुआ है बेटा? इसके अंदर नीड्स की बात करी हुई है। कुछ हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, कुछ हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स होती हैं। इसमें नीड्स की बात है ज़रूरतों की, तो इसको सीक्वेंस में लर्न करना है। पहली हमारी नीड कैसी होती है? साइकोलॉजिकल नीड्स। दूसरी नीड्स कैसी होती है? हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। तीसरी नीड्स होती है हमारी सोशल नीड्स। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स की बात कर ले। साइकोलॉजिकल नीड्स में हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ये सर हमारी जो बेसिक सैलरी होती है ना, छोटी मोटी हमारी जो बेसिक सैलरी है उससे पूरी हो जाती है। मतलब जो हम पैसे लाते हैं उससे हम खाना भी खा लेते हैं, शेल्टर भी हो जाता है, क्लोथिंग भी हो जाती है। दूसरी तरीके की नीड होती है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। दूसरी कौन सी होती है? सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। सेविंग्स फॉर फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। कल को अगर आप जैसे 60 ईयर्स के हो गए, अब आप जॉब भी छोड़नी पड़ेगी आपको, तो उसके लिए कुछ सेविंग्स होनी चाहिए ना। जैसे आपको पहले मिलती थी पेंशन, आज की डेट में तो पेंशन नहीं मिलती, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, तो कुछ पैसा आपको जोड़ के चलना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। कल को आप बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, है ना, आपके पास पैसे होने चाहिए दवाइयों के लिए वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी नीड्स होती है थोड़ी सी कि अब जॉब तो है नहीं, अब कैसे खाएंगे, है ना, दवाइयों का खर्चा है, ये वो। तो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स कैसे पूरी होगी? आपका कंपनी का प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है, ठीक है। तो सेविंग्स फॉर फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन आएगा 100%। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, फिर मत बोलना सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताए थे। बात करते हैं पॉइंट नंबर सी। और बीएसटी की स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखा है, ठीक है। मे भी अगर हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ स्किप कर जाऊँ, लेकिन मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताना भूल जाऊँ, लेकिन बीएसटी की स्ट्रैटेजी जरूर देख लेना बेटा। तीसरी तरीके की नीड्स होती है सोशल नीड्स। सर हमें जीवन में क्या चाहिए? लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, दोस्त चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए। कॉर्डियल रिलेशंस इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ पे कोई भी किसी से कैसे भी बात कर सकता है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे क्लास में तुम लोग मेरे साथ कैसे रहते हो? थोड़ा इनफॉर्मल रहते हो ना, ज़्यादा फॉर्मल तो रहते नहीं हो, है ना, इनफॉर्मल रहते हो आप लोग मेरे साथ। बात करते हैं नेक्स्ट 4 स्टेप, एस्टीम नीड्स। सर ये एस्टीम नीड्स क्या होती है? मेंटेनिंग अ स्टेटस इन द सोसाइटी, रिस्पेक्ट। सर अब हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, तो हमें प्रमोशन होनी चाहिए, हमें कंपनी में बड़े लेवल पे काम करें, स्पेशल स्टेटस चाहिए हमें सोसाइटी के अंदर, हमें टाइटल चाहिए एम्प्लॉय के अंदर कि एम्प्लॉय के नाम के अंदर लग जाए मैनेजर राहुल, मैनेजर राहुल, असिस्टेंट मैनेजर राहुल, ठीक है। पॉइंट नंबर ए की बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कैसी नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन, अचीवमेंट ऑफ गोल। आपका जो गोल है अब आपको वो अचीव करना है, ठीक है। आपका जो गोल है वो अब आपने अचीव कर लिया, तो ये आपकी लास्ट नीड होती है। आपका गोल था कि मैं जीवन में 20 करोड़ रुपीज़ कमा लूँ, वो आपने जैसे अचीव कर लिया, तो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, ठीक है। बच्चों उसका नाम याद कर लो प्लीज़ जल्दी से। साइकोलॉजिकल नीड्स, कोई भी डाउट है मेरे से पूछ लो जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी, सीक्वेंस में लर्न करना है। कैसे सीक्वेंस में? पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। वीडियो जैसे ही मैं बंद कर दूंगा दोबारा से रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, तो ध्यान से बने रहो, देखते रहो सारे टॉपिक्स को। समझ में आ गया तो ओके सर लिख दो फटाफट से, फिर मैं आगे चलता हूँ। किसी को डाउट है तो बताओ। चलो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब सर ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है? बेटा बात चल रही है अभी किसकी? मोटिवेशन की। बात चल रही है किसकी? मोटिवेशन की। अब मोटिवेशन के लिए कोई तो पैसे से खुश हो जाता है, कोई दूसरी चीज़ों से खुश हो जाता है, तो यहाँ पर बात चल रही है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या होती है? जो पैसों से खुश होता है। किससे खुश होता है? पैसों से। और कुछ खुश होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बहुत लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता, उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, ठीक है। पैसे नहीं, हमें क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? देखो जल्दी से भाई, ध्यान से देखो। पैसे किसको चाहिए होते हैं? मान लो कंपनी का प्यून है, प्यून जो चाय बनाता है, कॉफ़ी बनाता है। अब उसको आप बोलो कि भाई अगर तू अच्छे से चाय कॉफ़ी पिलाएगा ना हमें पूरे साल, तो हम तेरे को सर्टिफिकेट देंगे, ट्रॉफी देंगे। वो कह रहेगा तू अपनी ट्रॉफी अपने पास रख, मेरी सैलरी बढ़ा दे। बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब कंपनी का सीईओ है, कौन है? सीईओ। ऑलरेडी उसकी सैलरी है बेटा 10 करोड़ रुपीज़ साल की। तुम उसको बोलो तू अच्छे से काम कर, हम तेरे को और पैसे देंगे। वो कहेगा भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा स्टेटस और अच्छा कर दो, लोग बाग मेरे को पहचाने, आसपास के लोग बाग, ये मुझे चाहिए, मुझे सबके सामने ट्रॉफी दे दो, सबके सामने शाबाशी दे दो, ठीक है, ये सब चाहिए उसको। तो बेटा बात करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं। इसकी जो है ना मैं एक छोटी सी वीडियो डालूंगा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। अभी मैं थोड़े से आपको सामने नाम पढ़ा देता हूँ, फिर इसकी एक अलग से वीडियो डालूंगा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केस स्टडीज़ के अंदर आ सकता है, ठीक है। देखो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आपकी सैलरी होगी,
प्रॉफिट शेयरिंग हो गई, कल को अगर आप बिजनेस में अच्छा करोगे तो कंपनी प्रॉफिट्स में से भी कुछ हिस्से दे देगी, कंपनी आपको अपने शेयर्स दे देगी। क्या दे देगी? कंपनी आपको अपने शेयर्स दे देगी। सुंदर पिचाई है ना, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ, बेटा उसकी सैलरी 300 करोड़ तो है ही है, साथ ही साथ उसको हर साल कंपनी के गूगल के 400 करोड़ के शेयर्स भी मिलते हैं। तो भाई उसकी सैलरी कितनी है? 300 करोड़ के 700 करोड़। सर 700 करोड़ हो गई। कंपनी आपको बोनस देगी दिवाली पे अगर आप अच्छे से काम करोगे, कंपनी आपको कमीशन भी देगी, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, आने जाने का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, मोबाइल का खर्चा हो गया, घर में वाईफाई का खर्चा हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, ये हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स मतलब आपको पैसा में एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, आपकी एक्स्ट्रा, जैसे मान लो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, आप देखते हो फ्लिपकार्ट के बंदे जो आते डिलीवरी करने के लिए, मेरी एक बार उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा भाई आपकी कितनी सैलरी है? तो उन्होंने बोला देखो सर मेरी 50,000 की सैलरी है, जिसके अंदर मुझे हर महीने कम से कम मैं बोलूँ 1000 डिलीवरी करनी पड़ती है। कितनी डिलीवरी करनी पड़ती है? 1000 डिलीवरी। एग्जाम्पल ले रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो 20,000 सैलरी के अंदर कितनी डिलीवरी करनी होती है? ये तो मैंने बहुत कम बोल दिया। डेली की अगर बंदा 20 डिलीवरी भी करेगा तो कम से कम मान लो 6,000 डिलीवरीज करनी पड़ती है। ठीक है। 20,000 सैलरी में अगर मैं 6,000 डिलीवरी से ज़्यादा डिलीवरीज करता हूँ तो मुझे सैलरी से एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने 10 एक्स्ट्रा डिलीवरी कर दी, 6,000 के ऊपर कितनी और डिलीवरी कर दी? 10 और डिलीवरीज कर दी, तो हर एक डिलीवरी के ऊपर 10 रुपये और मिलते हैं मेरे को, तो 100 रुपीज़। तो अब मेरे को अगले महीने कितनी सैलरी मिलेगी? 20,000 तो मिलेगी, प्लस मैंने 10 एक्स्ट्रा जो डिलीवरी करी उसके 100 रुपये भी मिलेंगे, तो 20,000 100 रुपये मिलेंगे। समझे मेरी बात? तो सैलरी तो मिली, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, कि एक्स्ट्रा जो हमने काम जो करा उसके भी पैसे मिल गए। बात करते हैं ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कैसी? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। स्टेटस, आपका स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आपको अच्छा मिलेगा, आसपास की सराउंडिंग्स अच्छी होगी, एसी वेसी लगा होगा, अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आपका जहाँ पर आप बैठे हो कितनी क्लीनिनेस है ना, साफ सफाई कितनी है। करियर एडवांसमेंट, अगर जैसे मान लो बड़ी कंपनी में काम करते हो, गूगल, फेसबुक, ठीक है, इन कंपनीज में काम करते हो तो आपको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, मेरे आसपास के एम्प्लॉयज़ में को जाने पहचाने, जॉब सिक्योरिटी, आपको कोई जॉब से नहीं निकाल सकते, गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत अच्छी मिलती है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, आप कुछ भी कर सकते हो कंपनी के अंदर, आपको बॉसेस से पूछने की जरूरत नहीं है। जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स, आपको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल रही है, नया नया काम सीखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? अपनी और ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको थोड़ा नाम से इनको एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैं डिटेल में और एक्सप्लेन कर दूंगा। बात करते हैं किसकी? लीडरशिप की। ध्यान से देख लेना, हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। अब जैसे मोदी है, मोदी इज द लीडर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कौन है? जी लीडर है। वो हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्होंने जब बोला था कि थाली लेकर आना और उसको दे दे बताना, तो क्या उन्होंने हमें इन्फ्लुएंस करा था? हम लोग बाहर आए थे और थाली हमने बजाई थी, नहीं बजाई थी? यस सर, हमने बजाई थी। फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल, बेटा किसी गोल को अचीव करने के लिए लोग बाग ना बोर हो चुके थे, कुछ था नहीं, उनको थोड़ा सा एनर्जी क्रिएट करनी थी, तो ऐसा उन्होंने करवाया था। ठीक है। बात करते हैं लीडरशिप। बेटा लीडरशिप में कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? लीडरशिप क्यों चाहिए? टू अचीव कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें लीडर चाहिए। बेटा लीडरशिप क्या एक दिन होता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है? सर इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर में चेंज लेकर आना है। शोज इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर, इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर, एक लीडर एंड फॉलोअर के बीच में रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है क्या? लीडरशिप। भाई अगर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप बहुत अच्छी है तो हम उनके क्या हो गए? फैन हो गए। अगर उनकी लीडरशिप ही अच्छी नहीं है तो क्या लीडर और फॉलोअर एक दूसरे के फैन हो सकते हैं? कैसा नहीं हो सकते। फॉलोअर किसी लीडर का फैन कब होता है? जब उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। जैसे मान लो तुम लोग थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा, तुम लोगों को मैं अच्छा टीचर लगता हूँ ना, क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये टीचर हमारे लिए कुछ अच्छा सा करवा देता है ना। टाइप्स ऑफ लीडरशिप। बेटा लीडरशिप 3 तरीके की होती है, ध्यान से सुनना। 3 तरीके की लीडरशिप होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप, एक होती है डेमोक्रेटिक या फिर कंसल्टेटिव लीडरशिप, और एक होती है फ्री रेन या फिर लार्जेस्ट लीडरशिप। ध्यान से सुनना, एक बार ब्रीफली सब कुछ बताता हूँ। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है जहाँ पे फॉलोअर्स अपना डिसीजन नहीं ले सकते, उनको अपने लीडर की सुननी पड़ती है। लीडर ने जो बोल दिया चुप, कोई फॉलोअर नहीं बोल सकता। जैसे मान लो तुम मेरी क्लास में आए और मैंने बोला कि अब तुम क्लास में घुस रहे हो ना, तुम एक भी वर्ड अपने मुंह से नहीं बोलोगे, सिर्फ जो मैं बोलूँगा यस सर करोगे और काम करोगे अपना। इसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव, कि भाई मैंने अपनी ज़्यादा पावर दिखा दी आप लोगों को। दूसरा क्या होता है? डेमोक्रेटिक या फिर कंसल्टेटिव लीडरशिप। ये क्या होता है? डेमोक्रेसी जैसे हमारे इंडिया में चल रही है, डेमोक्रेटिक तुम्हें पूछने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास अपने राइट्स है, तुम जो चाहो, जो तुम्हें गवर्नमेंट का पसंद नहीं आता। तो जैसे अभी फार्मर लोग आंदोलन पे बैठ गए थे ना, पूरा उन्होंने जाम कर दिया था कि भाई हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं समझ में आ रही, बैठ गए थे। तो डेमोक्रेसी है भाई। फ्री रेन क्या होता है? जहाँ पे भाई आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, फ्री हैंड, मतलब आपका जो ओनर है ना वो आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं करता, जो करना है करो, वो आपको बस काम ला के दे देगा, आपको जैसे काम करना है करो, कोई कंट्रोल ही नहीं रखेगा वो आपके ऊपर। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, उसको क्या बोलते हैं? फ्री रेन।
ठीक है, जैसे मान लो आप लोग क्लास में आए, मैंने कहा बेटा जो करना है आज आप कर लो, आपकी मर्जी है, इसको बोलते हैं फ्री रेन या फिर लार्जेस्ट क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट। सर ये लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ध्यान से पढ़ लो बेटा। मेक्स पीपल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर आता है लीडर। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। क्रिएट्स कॉन्जीनियल वर्क एनवायरनमेंट, मेंटेन पर्सनल रिलेशंस, लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच में पर्सनल रिलेशंस, हेल्प फॉलोअर्स फुलफिल देयर नीड्स, फॉलोअर्स अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। अब मोदी से पूछा गया, लोगों से पूछा जाता है कि भाई तुम क्या चाहते हो, उनको चाहिए कि भाई अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो व्हाट शुड प्राइम मिनिस्टर डू, वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करे, प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस, उनको लोगों को सपोर्ट दे, उनको एनकरेज करे कि यस आप लोग भी हेल्प करो गवर्नमेंट की, इंट्रोड्यूसेस चेंज, परसुएड्स, क्लैरिफाइज, इंस्पायर्स पीपल टू एक्सेप्ट चेंज। अब कल को चेंज लेकर आना था, जैसे डिमोनेटाइजेशन किसने करी, मोदी जी ने ना। वो आए एक दिन और उन्होंने क्या बोला, 500 के नोट और 1000 के नोट बंद कर रहे हैं। अब उन्होंने उसका रीजन भी दिया कि भाई इतने सारे टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, ब्लैक करेंसी इतनी सारी थी, तो लोगों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। सो ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज विद मिनिमम डिसकंटेंट। डिसकंटेंट क्या होता है कि सामने वाला ऐसा बोल रहा है कि नहीं सर मैं आपकी बात नहीं मान रहा, तो वो मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए, आपके फेवर में ज़्यादा लोग हैं, आपके अगेंस्ट में कम लोग हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब जब अनफेवरेबल है, लोग आपको फेवर नहीं कर रहे, ठीक है, वो लोग कैसे होने चाहिए, मिनिमम। बच्चों बोर तो नहीं हुए, काफ़ी टाइम हो गया आज बीएसटी पढ़ते हुए। हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट, डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट। हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट। लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए लीडरशिप के अगेंस्ट, है ना। मोदी जी लीडर बने और लड़ाइयाँ हो रही है देश के अंदर, तो क्या हो अच्छा थोड़ी ना। अलाउ फॉलोअर्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड डिसएग्रीमेंट्स एंड गिव सुटेबल क्लेरिफिकेशन। भाई फॉलोअर्स, अगर तुम्हें किसी पॉलिसी समझ में नहीं आती गवर्नमेंट की, तो आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो कि सर हमें अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो अब जैसे मान लो अभी गवर्नमेंट एक वो फार्मर्स के लिए वो एक पॉलिसी लेकर आई थी, फार्मर्स को पसंद नहीं आया, तो फार्मर्स ने क्या करा भाई, आंदोलन पे बैठ गए कि भाई हमें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को वापस ले। बेटा 1 साल तक बैठे वो पूरा, फिर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी वापस ले ली। ट्रेन सबॉर्डिनेट्स, बिल्ड अप सक्सेसर एंड हेल्प्स इन स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस। तो अब प्रॉपर एक लीडरशिप होती है ना, लीडर के बाद क्या होता है कि भाई उसका कोई फैमिली मेंबर बैठा करा तो सक्सेसर बन जाते हैं। अब जैसे आपको पता है कि बीजेपी के अंदर कौन लीड करता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड करते हैं। आपको पता है नेक्स्ट सक्सेसर कौन हो सकता है योगी बन जाए, है ना, यूपी के नेक्स्ट पीएम बन जाए हमारे। तो सबॉर्डिनेट्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं। अब बेटा ये 3 टाइप ऑफ लीडरशिप है, ध्यान से देख लेना इस वाले डिफरेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस के अंदर हम सब कुछ पढ़ लेंगे। देख लो जल्दी से। एक थी अथॉरिटेटिव, एक थी डेमोक्रेटिक स्टाइल, एक था लार्जेस्ट डिसीजन मेकिंग। लीडर्स ओनली मेक्स डिसीजन। अथॉरिटेटिव में सिर्फ डिसीजन कौन लेता है, लीडर। सिर्फ डिसीजन कौन लेगा, लीडर। डेमोक्रेटिक के अंदर लीडर मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट। लीडर डिसीजन तो लेगा लेकिन किससे पूछ के, सबॉर्डिनेट से पूछ के। लार्जेस्ट फेयर, कौन डिसीजन ले रहा है, सबॉर्डिनेट देमसेल्व्स मेक डिसीजन। मतलब कि तुम लोग क्लास में आओ और तुमने डिसाइड करा कि आज तुम्हें क्या पढ़ना है, तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट फेयर। कम्युनिकेशन की बात करें, वन वे कम्युनिकेशन है। कैसा, डाउनवर्ड, मतलब जो लीडर है वो अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट्स को बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तुम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक में टू वे कम्युनिकेशन है, लीडर ने बोला और अगर उनको अच्छा लगा फॉलोअर्स को तो वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं फॉलो करेंगे। तो लीडर ने अपना एक सजेशन रखा, फॉलोअर्स को अच्छा लगा तो उसको क्या बना दिया हमने, इंप्लीमेंट कर दिया, वरना गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे कोई भी बोल सकता है, सबॉर्डिनेट्स भी फ्रीली बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बात करते हैं मोटिवेशन टेक्निक, फियर एंड पनिशमेंट। तो बेटा ये अथॉरिटेटिव है, मतलब जैसे मान लो कि सामने वाला हिटलर बना के बैठा हुआ है। रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, पॉजिटिव मोटिवेशन। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होती है, रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, पॉजिटिव मोटिवेशन। सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पे खुद अपने इंप्लॉइज को जो है ना, सेल्फ डायरेक्शन, खुद अपने रास्ते पे काम करना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है आपके पास। यहाँ पर आपका जो है लीडर आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखता। बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, नो डेलीगेशन। यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकते, आप सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, नो डेलीगेशन। बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सम एक्सटेंट, थोड़े लेवल तक आप किसी को अपना काम, सामने वाले को अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सम एक्सटेंट, तो आप थोड़े लेवल पर सामने वाले को पावर दे सकते हो। कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर पता है क्या हो रखा है, लीडर ने सारी की सारी पावर्स किसको दे रखी है, अपने एम्प्लॉइज को, फॉलोअर्स को दे रखी है। ध्यान से समझना, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ पावर, तो सारी की सारी पावर्स किसको दे रखी है, एम्प्लॉइज को। यहाँ पे थोड़ी सी हमने पावर्स दे रखी है, यहाँ पे हमने कुछ भी पावर फॉलोअर को नहीं दी, सारी की सारी पावर किसके पास होती है, लीडर के पास होती है, अथॉरिटेटिव के अंदर। फोकस, लीडर कंट्रोल करता है पूरा का पूरा। यहाँ पे ग्रुप सेंटर्ड है, ग्रुप जो बोलेगा उसको फॉलो करा जाएगा, फॉलोअर्स की भी सुनेंगे, लीडर्स की भी सुनेंगे। इंडिविजुअल सेंटर्ड है, ये कैसा है, इंडिविजुअल सेंटर्ड। फोकस, फोकस किसके ऊपर है भाई, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉइज की चलती है। एम्प्लॉयर मालिक कुछ बोलता ही नहीं, ओनर कुछ बोलता ही नहीं, एम्प्लॉइज को जो करना है वो कर लो।
रोल ऑफ लीडर, यहाँ पे लीडर पूरी की पूरी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे लीडर टीम वर्क मेंटेन करके रखता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे सिर्फ लीडर का काम क्या होता है, लोगों को जो चाहिए सपोर्ट दे और रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, आई स्टाइल, यहाँ पर क्या होता है, आई स्टाइल, लीडर क्या बोलता है, सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये बात गलत है। स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, वी स्टाइल, यहाँ पे क्या होता है, वी स्टाइल, कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, हम लोग साथ मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। फुल स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड स्टाइल, यू स्टाइल, कि आप लोगों को काम करना है, जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई सारा का सारा काम आप लोगों को करता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं लार्ज स्फीयर, सारा का सारा भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, आपके ऊपर छोड़ दी। हम बात करते हैं डिसिप्लिन, ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो सारा ऑर्डर एंड डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा आपको लीडर का, लीडर ने जो बोल दिया आप उस बात को ख़त्म नहीं कर सकते। इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़, यहाँ पे भाई लीडर ने कुछ चीज़ बोली, फॉलोअर्स को अगर अच्छा लगा है तो ठीक है, वरना फॉलोअर्स बोल सकते हैं नहीं सर लीडर ये चीज़ को चेंज कर दो, तो लीडर भी चेंज कर देगा। सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल, तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल पूरा चाहिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग खुद स्टडीज़ करो, तो आपको क्या चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, जो लार्जेस्ट फियर है ना वो किसके साथ कर सकते हो, प्रोफेशनल्स के साथ। किसके साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग के ऊपर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, आपको पता है वो कर लेगा। ऑटोक्रेटिक स्टाइल कैसा होता है, मान लो आपकी कंपनी के अंदर कोई लेबर काम कर रही है, वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, आपने कारपेंटर को बुला रखा है, प्लम्बर को बुला रखा है, तो बेटा उसको आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कैसे काम करना है। तो यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स है, कैसे वर्कर्स है यहाँ पे, अथॉरिटेटिव स्टाइल में अनस्किल्ड वर्कर्स, वो से वही करेंगे जो आप लोग बोलोगे। और यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। यस सर, हम समझ गया। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट बचा आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मैं आप लोगों को रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान से देख लेना वीडियो को, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना कि सर ने बोला ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में दिखेगा, तो ध्यान से कर लेना बच्चों। 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कम्युनिकेशन से। देखो क्या लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, इसके अंदर हम किसको एक्सचेंज करते हैं, इसके अंदर 2 लोग होने चाहिए, कम्युनिकेशन के अंदर 2 पीपल होने चाहिए, एक होना चाहिए रिसीवर, एक होना चाहिए सेंडर। सेंडर सबसे पहले सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीवर को मैसेज रिसीव होता है, रिसीवर उस मैसेज को फिर सोचता है, समझता है और अपने हिसाब से, दिमाग के हिसाब से वो क्या करता है, रिप्लाई करता है। तो यहाँ पर आप क्या एक्सचेंज करते हो दोस्तों, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो, व्यूज़ अपने नजरिए को एक्सचेंज करते हो, मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस को एक्सचेंज कर रहे हो बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स, तो अलग अलग मीन्स के थ्रू, जैसे इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के चैट के थ्रू आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी, या फिर फेसबुक के थ्रू आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी, यूट्यूब के थ्रू आपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर आपने कौन सा मीन्स लिया। न्यूज़पेपर के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, रेडियो, टेलीविजन, इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस बेटा। इसके अंदर 2 लोग होते हैं, इट बिगन्स विद द सेंडर, कौन स्टार्ट करता है, सेंडर स्टार्ट करता है, एंड्स ऑन फीडबैक, खत्म कब होता है, जब रिसीवर उस मैसेज का रिस्पॉन्ड कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक, ठीक है। आपने किसी को एक मैसेज भेजा, सामने वाले ने उसको सोचा, समझा, पढ़ा, एंड उसके बाद आपको क्या भेजा, रिप्लाई भेजा, तो उस रिप्लाई को आपने क्या बोला, फीडबैक। बेटा इसके अंदर टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, 7 स्टेप होते हैं, ध्यान से पढ़ो। 7 स्टेप के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला होता है सेंडर, सबसे पहले कौन आएगा, सेंडर। सेंडर इज द पर्सन हु कन्वीन्स द मैसेज, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सेंडर के साथ, सेंडर ने मैसेज भेजा। कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगन्स इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर, आपको एकदम से दिमाग में याद आता है यार इस दोस्त से वाली बात करनी है, फटाफट से व्हाट्सएप उठाते हो या इंस्टाग्राम उठाते हो, फटाफट से मैसेज भेज देते हो। स्टार्ट किससे होता है, सेंडर के साथ। नेक्स्ट, सेंडर के दिमाग में आइडिया आया, अब वो सोचता है कि सर इस मैसेज को कैसे भेजूं, ठीक है। द कंटेंट ऑफ आइडियाज, मैसेजेस, सजेशन विच सेंडर वांट्स टू शेयर विद द रिसीवर इज कॉल्ड अ मैसेज। तो जो भी आइडिया है, जो भी मैसेजेस है, जो भी सजेशन सेंटर जो भेज रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैसेज बोलते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, इनकोडिंग। अब इसको लाइन वाइज आपको लर्न करना है, बिकॉज ये एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है बच्चों, लाइन वाइज याद करना है, आगे पीछे मत कर देना। इनकोडिंग, अब इनकोडिंग का मतलब है कि सेंटर सर मैसेजेस कैसे भेज रहा है। कभी कभार आप किसी दोस्त को GIF भेज देते हो, कभी कभार इमोजी भेज देते हो, कभी कभार आप टेक्स्ट मैसेज भेज देते हो, तो दिस इज इनकोडिंग, कि जो सेंडर के दिमाग में जो मैसेज आया, आइडिया आया, वो आपने सामने वाले को कैसे भेजा। तो रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, है ना, रिसीवर दिमाग तो पढ़ नहीं लेगा सेंडर का। सो रिसीवर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल सच एज पिक्चर की फॉर्म में भेज दिया, जेस्चर्स की फॉर्म में भेज दिया, इमोजीज भेज दिए, दिस इज नोन एज इनकोडिंग। अब बात करते हैं मीडिया, सर कैसे भेज रहे हैं मैसेज को, तो फोन के थ्रू मैसेज भेज सकते हो, लेटर भेज सकते हो, इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस डिलीवर कर सकते हो, मैसेज टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो। अब बात करते हैं डिकोडिंग, बेटा डिकोडिंग कौन कर रहा है, रिसीवर, कि सामने वाला, अब आपने मैसेज भेज दिया, सामने वाला उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। डिकोडिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करना है किसको, एनकोडेड मैसेज। एनकोडेड मैसेज किसने भेजा था, सर जी एनकोडेड मैसेज भेजा था सेंडर ने।
और सामने वाला जो रिसीवर है उसको क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। तो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड कर रहा है, मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर इज पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, अंडरस्टैंड्स द मैसेज, मैसेज को समझ लिया उसने। अब बेटा वो फाइनली आपको क्या देगा, फीडबैक, मतलब रिप्लाई करेगा मैसेज का। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज रिसीवर सेंड्स हिज रिस्पॉन्स ऑन दैट आइडिया और मैसेज टू द सेंडर। अब बेटा इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में सर, एनकोडिंग और मीडिया के बीच में एक चीज होती है नॉइस। कभी कभार मैसेज भेजते टाइम कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। मान लो आपका वाईफाई नहीं चल रहा, तो आप जो कॉल पे बात कर रहे थे व्हाट्सएप कॉल पे तो बात नहीं हो पाई, या आप फोन पे कॉल पे बात कर रहे थे तो नेटवर्क प्रॉब्लम था, या फिर आप कहीं पे बात कर रहे तो बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा था, वहाँ पे तेज तेज म्यूजिक सिस्टम चल रहा था, जिस वजह से आपका मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, दैट इज नोन एज नॉइज। उसको क्या बोलोगे हम लोग, नॉइज बोलेंगे। नॉइज इज द एलिमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन, इंटरप्शन होगी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को पहुंचाते पहुंचाते क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है सर, साउंड ऑफ व्हीकल, कोई आसपास गाड़ी जा रही थी उसकी वजह से डिस्टर्बेंस इन द टेलीफोन लाइन, डिस्कनेक्शन ऑफ द लाइन, सब फोन के सिग्नल्स चले गए वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बेटा कम्युनिकेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जब आप अपने स्कूल में टीचर्स के साथ बात कर रहे हो, प्रिंसिपल के साथ बात कर रहे हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो। फ्री फ्लो, नो फिक्स डायरेक्शन, कभी भी आप किसी भी फ्रेंड से फोन मिला देते हो, बातचीत कर लेते हो। टीचर के पास, प्रिंसिपल के कैबिन के पास कभी भी जाके बात कर सकते हो क्या, सर नहीं कर सकते। तो ऐसी कम्युनिकेशन कैसी होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन के आगे चल के 3 टाइप्स होती है। इसके अंदर एक वर्टिकल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल है और डायगोनल है, इसके सब नाम याद कर लो। और वर्टिकल के अंदर 2 कम्युनिकेशन होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है। अपवर्ड के अंदर सजेशंस दिए जाता है, तो नीचे सुपरवाइजरी लेवल पे जो बंदा है, एम्प्लॉय है, अपने एम्प्लॉयर को सजेशन दे रहा है, मतलब एक एम्प्लॉय अपने मालिक को सजेशन दे रहा है। सजेशन सिस्टम होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय से किसके पास जा रही है, टॉप मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है। फॉर्मल ग्रीवेंसेस, टास्क फोर्स। डाउनवर्ड की बात करें मीटिंग्स के बारे में, डायरेक्टिव्स के बारे में, तो ये डाउनवर्ड कौन दे रहा है, टॉप मैनेजमेंट से जा रही है लोअर लेवल के पास, कि भाई टॉप मैनेजमेंट ने बोला कि आज हमारी ये मीटिंग है, हम मीटिंग के अंदर ये टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सिर्फ आप नाम को याद कर लोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा, एक तो प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर जो मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए उसको सीक्वेंस वाइज लर्न करना, ऊपर नीचे लर्न नहीं करना। इसकी बात कर रहा हूँ, ये 7 के 7 पॉइंट्स सीक्वेंस वाइज आपको याद करने हैं। SMEMDRF, ठीक है, डिवाइड एंड रूल 3 को लर्न करो, SME, फिर MDR और फिर F। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सर जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो बीच में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसको बोलते हैं बैरियर्स। इसको क्या बोलते हैं, बैरियर्स। जब हम सामने वाले तक मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है। मैसेज सेंड बाय द रिसीवर डज नॉट रीच द रिसीवर। तो जब सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर को मैसेज नहीं मिला इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर। सेंडर ने जिस नजरिए के हिसाब से मैसेज भेजा था, जो सोच के मैसेज भेजा था, सामने वाले ने उसका गलत मीनिंग निकाल दिया, या सामने वाले को समझ में नहीं आया। समझे मेरी बात, नहीं समझे, ठीक है। कभी कभार होता है ना, हम बोलना कुछ चाह रहे थे, ठीक है, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया और गलती से क्या हो गई, लड़ाई हो गई, ठीक है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बेटा देखो, इसमें से क्वेश्चन आएगा, किसमें से क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा 100%। अब ये सारा मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। इसके अंदर जो है ना 4 बैरियर्स होती है, मेन 4 बैरियर्स होती है। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लो, इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। 100% क्वेश्चन आने वाला है 4 to 6 मार्क्स का यहाँ से। सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, एक एक करके सब चीजों को हम इलैबोरेट करते हैं, समझते हैं। बेटा सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, सिमेंटिक बैरियर्स की। सर सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, देखो, समटाइम्स द सेम वर्ड्स इन सेंटेंसेस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेम वर्ड था, सेम सेंटेंस था, 2 अलग अलग लोगों ने उसका अलग अलग मीनिंग निकाल लिया। कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है, गलत मीनिंग निकाल लिया, अलग अलग मीनिंग निकाल लिया, विच मीन्स डिफरेंस इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। एक बंदे ने कुछ और समझा, दूसरे बंदे ने उसको कुछ और समझा। फॉर एग्जाम्पल, if the production manager announces in the meeting that there will be increase in the budget of production department, then employees may understood that their salary will increase। बेटा प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या अनाउंस करा, ध्यान से समझना। प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोल के गया, there will be increase in budget of production department। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बजट को हम इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को क्या लगा, वाह वाह दोस्तों, हमारी सैलरी बढ़ने वाली है, हमारी सैलरी बढ़ने वाली है। बट मैनेजर्स में अंडरस्टूड इट दैट एक्सपेंसिव मशीनरी विल बी परचेज्ड। इसका मतलब क्या था कि जो कंपनी वाले है वो महंगी महंगी मशीन्स लगाने वाले हैं, लेकिन एम्प्लॉइज को क्या लगा कि हमारी सैलरी बढ़ने वाली है। ऐसे गलत इंटरप्रिटेशन निकालना, ठीक है। सामने वाला बोलना कुछ और चाहता था, आपने समझ कुछ और लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। इसमें मेनली कॉजेस, सर ये प्रॉब्लम क्यों होती है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सामने वाले ने जो मैसेज जो बोला अच्छे से नहीं समझाया। अगर वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो बोल के जाता कि अब हम जो है ना महंगी महंगी मशीन्स लेकर आएंगे ताकि हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, ऐसा उसको बोलना चाहिए था। लेकिन उसने बोला अब हम बजट बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो एम्प्लॉइज को क्या लगा, जो प्रोडक्शन करते थे, कि हम लोगों की सैलरी बढ़ने वाली है। शाम को तो उन्होंने पार्टी भी कर ली, अगले दिन पता चला अरे भाई ये तो महंगी मशीनों की बात कर रहे थे।
तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज क्यों होता है सर? वोकैबुलरी की कमी हो सकती है मैनेजर की, उसने अच्छा वर्ड यूज़ नहीं करा, मैं यूज़ रॉन्ग वर्ड्स, गलत वर्ड यूज़ कर लिए, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, जो वर्ड्स होना चाहिए था स्पीच के अंदर वो कहा गया, बंदा बोलना भूल गया। ठीक है, आगे सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, कुछ ऐसा सिंबल यूज़ कर लिया जैसे मान लो समटाइम्स वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग, रिसीवर में अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग। देखो एक वर्ड होता है प्राइस, एक वर्ड होता है प्राइस और एक वर्ड होता है प्राइस। अब देखो दोनों का अगर मैं बोलूँ तो दोनों का जो वर्डिंग्स है वो सेम निकल के आती है, प्राइस बोल दिया प्राइस बोल दिया। अब बेटा प्राइस का मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ कितने पैसे की है, और प्राइस का मतलब क्या हो जाता है PRIZ, ये क्या हो जाता है कि सर मैं आपको प्राइस दूंगा अगर आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल, ये तो कोई स्कूल के प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल हो गया प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। अब एक होता है राइट और एक हो गया राइट। राइट का मतलब आप लोग जानते हो कि सर राइट कि यस यू आर राइट, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, और ये होता है राइट कि लिखो, है ना। ठीक है, मतलब जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इसकी जो साउंड है वो तो एक जैसी है, लेकिन सर इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब मान लो दो बंदे बात कर रहे थे, एक की लैंग्वेज कुछ और थी, एक चाइनीज में बात कर रहा था, दूसरे को चाइनीज नहीं समझ में आती थी, उनके बीच में एक ट्रांसलेटर था। जब चाइनीज वाला बंदा बोलता था, ट्रांसलेटर उसको चाइनीज में कन्वर्ट करता था हिंदी के अंदर, और सामने वाला बंदा उसको समझता था। अब अगर बीच में ट्रांसलेटर बेकार, अगर उसको चाइनीज उसकी अच्छी नहीं थी तो गलत बता देगा ना सामने वाले को। मान लो दो पर्सन बैठे हुए थे, मान लो चाइना का PM इंडिया में आया मोदी जी से बात करने के लिए, मोदी जी समझ तो नहीं पाएंगे चाइनीज, तो उन्होंने बीच में एक ट्रांसलेटर को खड़ा कर दिया कि भाई जो ये जो बोल रहा है ना चाइना का PM वो मेरे को समझाता रहे। अब अगर उसको बाई चांस ट्रांसलेशन नहीं आती थी तो गलत मैसेज जाएगा ना मोदी जी के पास। इफ ट्रांसलेटर इज नॉट एफिशिएंट ही मे मेक मिस्टेक्स इन ट्रांसलेशन, ड्यू टू रॉन्ग ट्रांसलेशन देयर मे बी ट्रांसफर ऑफ रॉन्ग मैसेजेस, गलत मैसेजेस ट्रांसफर हो जाएंगे। अनक्लेरिफाइड assumptions, समटाइम्स वर्कर में मिस इंटरप्रेट द assumption, फॉर एग्जांपल बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स, बॉस क्या बोल के गया सबऑर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉय को क्या बोल के गया, टेक केयर ऑफ गुड्स, सामान का ख्याल रखना। ही मे मीन दैट टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, एम्प्लॉय को क्या लगा के बॉस क्या बोल के गए हैं कि गुड्स की क्वालिटी का ख्याल रखो। वेयर एज वर्कर में अंडरस्टैंड दैट ही इज इंस्ट्रक्टिंग टू कीप द गुड्स सेफली, वर्कर को क्या लग रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, इसको संभाल के रखना है ताकि चोरी चकारी ना हो जाए। ठीक है, तो अनक्लेरिफाइड assumptions। आगे टेक्निकल jargons, सर ऐसे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को यूज करना कि सामने वाले को समझ में नहीं आया। मान लो मैंने अभी आपको BST पढ़ाई तो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज कर दिया, आप बोलोगे सर हमारे लेवल का तो पढ़ा देते, आपने पता नहीं कौन कौन सी BST पढ़ा दी। तो वाइल एक्सप्लेनिंग टू सबऑर्डिनेट मेनी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट यूज टेक्निकल वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो आप नहीं समझ पाओगे, विच में नॉट बी अंडरस्टूड बाय द वर्कर्स। ठीक है, टेक्निकल jargons मतलब ऐसे वर्ड्स यूज करना जो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। अभी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर कोडिंग, बेटा जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी तो होनी चाहिए। आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, आपकी बॉडी किसी और डायरेक्शन में काम कर रही हो। इफ द वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट मैचिंग, जो आप जो बोल रहे हो उससे मैच करनी चाहिए क्या आपकी बॉडी की लैंग्वेज, देन वर्कर्स में गेट कंफ्यूज्ड एंड मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग। अगर आपकी बॉडी कुछ और बोल रही है, मुंह से आप कुछ और बोल रहे हो, तो सामने वाला बंदा समझ नहीं पाएगा कि भाई एक्चुअल में बंदा चाहता क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ मैनेजर इज टेलिंग अ जोक, मैनेजर एक जोक सुना रहा है बट देयर आर साइंस ऑफ एंगर, लेकिन उसके चेहरे पर क्या है, गुस्सा उसके फेस के ऊपर, तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है, हमें हंसाना चाहता है कि हमें रुलाना चाहता है। ठीक है, चलो सर, तो ये चीज समझ में आई। अब इसको लर्न करो फटाफट से। सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर बैडली एक्सप्रेस मैसेज हमने पढ़ा, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लेरिफाइड assumptions, टेक्निकल jargons, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। भाई लर्न करके चले जाना, 100% आएगा। कल को फिर मुझे मत बोलना मैंने आपको करवा दिया अच्छे से। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल होता है इमोशनल, emotional or psychological factors also affect barriers to effective communication, state of mind that has great influence over the information and its reflection. As a frightened person may not communicate properly, similarly an angry person may not receive the communication effectively. भाई एक डरा हुआ बंदा कभी कभार अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता, जो उसको बोलना होता है वो नहीं बोलना पाता। ठीक है, क्योंकि वो सामने वाले से डरा हुआ है। ऐसा होता है ना कभी कभार, आप लोग प्रिंसिपल से कुछ बोलना चाहते हो स्कूल में, टीचर की कंप्लेंट करना चाहते हो कि हमारे टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़े से डर जाते हो कि टीचर हो सकता है हमारे मार्क्स काट ले इंटरनल्स के अंदर। तो फ्राइटेंड पर्सन कभी कभार जो बोलना चाहता है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ठीक है, और अगर सामने वाले पर्सन से आपकी लड़ाई हो रखी है तो अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा भी बोल रहे होगे तो उसको क्या लगेगा कि ये मेरा दुश्मन है, ये जो भी बोलेगा गलत ही बोलेगा। तो एंग्री पर्सन में नॉट रिसीव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर, कौन कौन से होते हैं बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर्स? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, मतलब अभी आपने मैसेज भी खत्म नहीं करा था, सामने वाले ने बोला था बस बस भाई मैं समझ गया, टेंशन मत ले, पूरा शब्द पूरा मत कर। इट मीन्स डिराइविंग कंक्लूजन, सामने वाले ने कंक्लूजन निकाल ली बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज। अभी मैंने अपना पूरा मैसेज बोला ही नहीं, सामने वाला पहले ही समझ गया और गलत बात समझा वो। ही जम्प्स टू कंक्लूजन, सामने वाला सीधा कंक्लूजन पे जंप कर गया विदाउट लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम द सिचुएशन। सिचुएशन उसने पूरी समझी नहीं और सीधा किस पे पहुंच गया सर? कंक्लूजन के ऊपर। लैक ऑफ अटेंशन, जैसे क्लास में होता है, जब मैंने समझा दिया कभी आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप वो प्रॉपर्ली मुझे कम्युनिकेट नहीं कर पाते बिकॉज आपने ध्यान से सुना नहीं था। इट मीन्स रिसीवर डज नॉट पे कंप्लीट अटेंशन टू द मैसेज, एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव, है ना।
लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। भाई आपके दिमाग में जो आपको समझाया जाता है 2 क्लास के बाद आप भूल जाते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? पुअर रिटेंशन। कि आपके दिमाग में कुछ चीज सेट नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन, मान लो अगर मैं कुछ एक मैसेज बोल रहा हूँ ओवर सम इंटरनेट के थ्रू बोल रहा हूँ, अब मान लो हो सकता है बीच में नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई तो 2-3 वर्ड्स क्या हो गए? स्किप हो गए, ध्यान से आपको समझ में नहीं आ पाए। व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स दिस रिजल्ट इन फिल्ट्रेशन और लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मान लो कभी कभार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, ध्यान इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आप डायरेक्टली बॉस से जाके तो बात नहीं कर सकते, हायरार्की बनी होती है कि अगर आपको कुछ बात करनी है तो अपने असिस्टेंट मैनेजर को बताओ, असिस्टेंट मैनेजर सीनियर मैनेजर को बताएगा, सीनियर मैनेजर आगे जाके सीएफओ वगैरह को बताएगा, सीएफओ सीईओ को बताएगा, फिर सीईओ जाके किसको बताएगा? ओनर को बताएगा, डायरेक्टर को बताएगा कंपनी के, है ना। अब बेटा हो सकता है एक लेवल से दूसरे लेवल के पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा फ्लो कर रही है तो बीच में कोई बात छूट जाए, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का क्या हो जाए? लॉस हो जाए, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई इंपॉर्टेंट बात छूट गई बोलने के लिए, क्योंकि इतने लोगों से बात पहुंचती पहुंचती मेन बंदे के पास आ गई। स्पेशली व्हेन इज ओरल इन्फॉर्मेशन, जब ओरल इन्फॉर्मेशन आप मुंह से कोई बात कर देते हो, कुछ बात होती है आप लोग भूल जाते हो। कभी मम्मी ने आपको घर के 10 सामान लाने को बोल दिया, आप 9 सामान लेकर पहुंच गए, एक सामान आप लाना भूल गए, बिकॉज आपने ओरली देखा था। जब आप उसको लिख के जाते हो पर्ची के ऊपर पूरी लिस्ट बनाकर, फिर आप लोग नहीं भूलते। बेटा बात करते हैं डिस्ट्रस्ट। जिस बंदे के ऊपर आप ट्रस्ट ही नहीं करते तो उसकी बात तो आपको कभी समझ में नहीं आ सकती। डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर ऑल्सो क्रिएट्स अ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मुझे पता है आप लोग मेरे ऊपर बहुत अच्छे से ट्रस्ट करते हो, तो मेरी बात भी आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हो। स्कूल की टीचर्स ले लो या कोई भी टीचर ले लो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते, तो वहां पर आप लोग नहीं सुनते, है ना, ऐसा होता है ना। तो डिस्ट्रस्ट, जब आप एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो उसकी बात भी प्रॉपरली आप लोग सुनते नहीं हो, लैक ऑफ अटेंशन रहता है, जिस वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। ओके बच्चों, तो 2 चीजें कवर हुई, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के ऊपर। बहुत सारे नाम है मुझे पता है, लर्न तो करना पड़ेगा दोस्तों, लर्न करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को लर्न कर सकते हो किसके साथ? क्रॉस के साथ, CROOS। सी से क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, आर से क्या हो जाएगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, फिर ओ से ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज, फिर स्टेटस डिफरेंसेस। तो क्रॉस नाम से आप लोग लर्न कर सकते हो किसको? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। फैक्टर्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेटा ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है, ऐसी हायरार्की बना रखी है कि सामने वाला बंदा कंपनी के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है किसी से बात करने के लिए, अगर आपको सीधा टॉप मैनेजमेंट से बात कर दी है, जिस वजह से बहुत बार जो एम्प्लॉइज है ना अपनी बातों को प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर, बेटा आपकी पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, पीपल एट टूअर लेवल में नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास है, हर बंदे के पास पावर्स नहीं है, वो होती है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है, डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? जब पावर्स काफी लोगों के पास होती है। सेंट्रलाइज्ड क्या होती है? जब पावर कंपनी के अंदर एक लोगों के पास है, बाकी लोग उससे बात करने में घबराते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। दोस्तों आपकी कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी कि आपका एम्प्लॉय आपसे बात नहीं कर पाता। रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर आपने इतने मुश्किल रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जो सामने वाला फॉलो नहीं कर पाता, मे लीड टू रेड टेपिज्म, डिले ऑफ एक्शन एंड डिले इन मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने बेकार है कि सामने वाला बंदा एक तो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ठीक है। स्टेटस डिफरेंसेस, समटाइम्स द पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज एज दे फील हाउ ही वुड know about my job and who is he to give me suggestions। देखो स्टेटस डिफरेंसेस, भाई कभी कभार आप लोग सीएफओ से बात करनी है कंपनी की, भाई उसकी सैलरी है 2 करोड़ रुपए की, आप लोगों की सैलरी है अभी मान लो 6 लाख रुपीज की, तो आपको ऐसा लगता है यार इस बंदे का इतना बड़ा स्टेटस है, मैं कैसे इससे जाके बात कर लूँ एकदम से, तो ऐसा स्टेटस डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। कभी कभार ये सीएफओ सोच सकता है कि भाई ये कौन बंदा है जो मेरे को सजेशन देकर जा रहा है। आपको हर बंदे से सजेशन लेना चाहिए। कोई अगर आपको फीडबैक दे रहा है नो प्रॉब्लम, जैसे आप लोग कभी अगर मेरे को देना चाहो फीडबैक दे सकते हो कि सर आप ये चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव कर दो तो बच्चे और अच्छे से पढ़ लेंगे, तो मैं फीडबैक लेता हूँ स्टूडेंट से। कभी कभार टीचर्स क्या बोलते हैं, यार आप बच्चे मेरे को सिखाओगे कि कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं, तो ये होता है क्या? स्टेटस डिफरेंसेस। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, किसकी? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। When the information passes through various levels, then there can be screening or filtration of information at different levels. For example, while giving the feedback, subordinate filter all the negative points. जब feedback जब दे रहा होता है subordinates and highlight only their positive points. कभी कभार कंपनी क्या बोलती है अपने एम्प्लॉइज को कि बताओ हमारी कंपनी में क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी। एम्प्लॉय को ना थोड़ा सा डर लगता है, वो सोचता है कि अगर मैं सारे नेगेटिव पॉइंट बता दूंगा कंपनी के, कहीं कंपनी मुझे निकाल ना दे, तो वो क्या करता है नेगेटिव पॉइंट्स को तो खत्म कर देता है और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को क्या कर देता है? हाईलाइट कर देता है। तो ये गलत बात हो गई। आपको अपने नेगेटिव फीडबैक जरूर लेने चाहिए सामने वाले से, और अगर कुछ है आपको जेन्युइनली लग रहा है कि यस
इट इज़ राइट, तो आपको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। इन केस ऑर्गेनाइजेशन फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम फैसिलिटीज लाइक सोशल गेट टुगेदर। कंपनी क्या करना चाहिए, सोशल गेट टुगेदर होना चाहिए, कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क होने चाहिए ताकि सारे एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सके, प्रॉपर कनेक्शन बिठा सके, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर सके, कम्युनिकेशन हो पाए इजिली, है ना, तभी अच्छे से काम हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अब बेटा पर्सनल बैरियर्स किसकी बात करेंगे, पर्सनल बैरियर्स, इसको किससे लर्न कर सकते हो, फुल से लर्न कर सकते हो, FULL। एफ से क्या आ जाएगा, देखो जल्दी से, फियर ऑफ अथॉरिटी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इससे आप लर्न कर सकते हो पर्सनल बैरियर्स। किससे लर्न करोगे, फुल। पर्सनल बैरियर्स आपके खुद की ऐसी सोच, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। तो जो सुपीरियर है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो इफ सुपीरियर्स हैव नो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन देयर सबऑर्डिनेट्स, मतलब आपका जो ओनर है ना, ओनर, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, देन दे पे नो अटेंशन टू देयर एडवाइस। अब मान लो अगर आपका जो एम्प्लॉई है उसके अंदर अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो अगर वो कुछ आपको बताएगा आप उसकी बात को क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, इफ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन देन सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू गिव सजेशंस। मान लो अगर एक सजेशन बहुत अच्छा सा पॉइंट लेकर आया जिसकी वजह से कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे दे देने चाहिए, या उसको कुछ सर्टिफिकेट या अवार्ड देना चाहिए। अब मान लो एम्प्लॉय को कुछ मिलता ही नहीं है, वो इतने अच्छे सजेशंस लेकर आया कंपनी के लिए, उसको अगर कुछ मिलता नहीं है तो वो कल को क्या करता है, कंपनी को कोई सजेशन नहीं देता। जैसे गूगल की बात करें, गूगल बोलता है कि अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स निकाल दोगे, पता है कितने पैसे देता है, 25 लाख रुपीज। एक प्रॉब्लम बता दो, एक ग्लिच बता दो, बग बता दो हमें, ताकि वो बग को दूर कर देगा। आपने अगर गूगल को कोई एक बग बता दिया ना कि जो प्रॉब्लम आती है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, कितने पैसे देता है वो, 25 लाख रुपीज। यस, तो ये बड़ी कंपनीज क्यों बड़ी होती है, बिकॉज ये चाहती है जीरो डिफेक्ट्स। हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी डिफेक्ट है हम आपको क्या देंगे, पैसे देंगे, आप डिफेक्ट तो निकाल के दिखाओ। फियर ऑफ अथॉरिटी, समटाइम्स सुपीरियर कंसील एंड हाइड इन्फॉर्मेशन इफ दे हैव फियर ऑफ लूजिंग देयर अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट्स। फियर ऑफ अथॉरिटी, कभी कभार आपके जो सुपीरियर्स है ना, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे छुपाते हैं, कंपनी की कोई बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों से छुपाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर्स है वो खत्म हो जाएंगी ओवर द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, टॉप सीक्रेट बातें तो बड़े लोग अपने पास रखते हैं, टॉप मैनेजमेंट सिर्फ अपने पास रखती है, मिडिल लेवल को नहीं बताती, लोअर लेवल को नहीं बताती। Unwillingness to communicate, sometimes employees are unwilling to communicate with the superiors if they feel it may negatively affect their own interest। कभी कभार जानबूझ के एम्प्लॉइज कम्युनिकेट नहीं करते, किससे, सुपीरियर से, उनको ऐसा लगता है, देखो ये खुद आप अपने मन से सोच रहे हो, आपको ऐसा बोला नहीं जा रहा है, पर्सनल बैरियर्स है, खुद आपके अंदर की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स। कभी कभार आपको कोई डाउट आता है तो आप किसी टीचर से हेजिटेट करते हो ना पूछने के लिए, आपको लगता है टीचर कल को हमें उल्टा सीधा बोल देगा क्लास के अंदर तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, वो वाली बात है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या लग रहा है, उसके अंदर मेरे ऊपर क्या पड़ जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा अगर मैंने इससे पूछ लिया तो। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, अब इसके अंदर क्या है, ये सर बताना क्या चाहता है, हाउ टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अभी हमने पढ़ा सर कम्युनिकेशन के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बैरियर्स है। सर इन प्रॉब्लम्स से दूर कैसे करें, तो ध्यान से देखो, इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करना है आपको। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना। क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, अगर आप सामने वाले बंदे से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो पहले सोच लो कि जो आप बोलना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, आप क्या बोल रहे हो, पूरे होशो आवाज में बोल के आना। ऐसा नहीं कि मान लो छोटी मोटी चीज थी और सामने गए, उसने फटाफट से बोला भाई यार इसमें था ही क्या, जो तूने मेरा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, उतना ही कम्युनिकेट करो जितना सामने वाला आपसे सुनना चाहता है, अननेसेसरी आप बोलोगे नहीं। व्हेनेवर वी कम्युनिकेट वी मस्ट कीप इन माइंड द नीड ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज, इट शुड बी आवर एफर्ट टू सी दैट whatever मैसेज और इन्फॉर्मेशन वी सेंड अक्रॉस मस्ट बी ऑफ वैल्यू टू द रिसीवर। भाई कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए। आप मान लो कंपनी के बॉस से जाके बोल रहे हो सर उसके जो है समोसे बहुत अच्छे हैं, वो कहेगा भाई पागल है क्या, यहाँ पे हम लोग काम की बात कर रहे हैं कि खाने पीने की बातें चल रही है यहाँ पे। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, तो आसपास अपने कलीग्स वगैरह से पूछ लो, भाई ये मैं बॉस से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तू बता ठीक है कि नहीं है। तो पहले से ही प्लान्स बना के चलो, बाकी अपने आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लो, अगर उनके भी कुछ पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को भी ऐड ऑन करके फिर कम्युनिकेट करना। यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन, बेटा ऐसे नहीं ज़्यादा तेज टोन में आप लोग बात कर रहे हो, आपके मैसेजेस के कंटेंट को एक बार देख लेना, आप लोग क्या लिख कर जा रहे हो। यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, अब आप लोग अगर इसकी हेडिंग्स को लर्न कर लोगे तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपके वर्ड्स, आपकी टोन, आपका सिंबल, आपका जो मैसेज जो है वो केयरफुली सिलेक्ट करना है आपको। प्रॉपर फीडबैक हेल्प्स टू नो द इफेक्ट और सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय द सेंडर। अब आप लोग ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी रिसीवर को, रिसीवर से कुछ फीडबैक लो कि सर आप बताओ मैंने जो बोला वो ठीक था कि गलत।
ठीक है। अब उसने बोला हाँ जी सर बढ़िया है, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन आ जाता है, जोश आ जाता है कि देखो मैंने अपने सुपीरियर को कोई एडवाइस दी और उसको लगा कि हाँ वो बहुत वैल्यूएबल फीडबैक था। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। Communication must meet the need of present organization as well as future organization. There must be consistency in past, present and future communication. मतलब सर कुछ लिंक होना चाहिए प्रेजेंट के साथ या फिर फ्यूचर के साथ, ठीक है, कम्युनिकेशन का, कि सर आपने पहले ये चीज़ बोली थी, कंपनी ऐसे करती थी, लेकिन सर आज के डेट में ये सब चीज़ें नहीं चलती। सर पहले आप ऐसे पढ़ाते थे, लेकिन आज के डेट में तो टीचर्स बहुत मॉडर्न वे में पढ़ा रहे हैं। तो सर प्रेजेंट और फ्यूचर की आप बात करो, पास्ट की बात भूल जाओ। Follow up communication. Follow up communication. There should be proper follow up of communication given by manager to subordinate. The follow up helps to remove hurdles, understanding of instruction given by the message to the subordinate. Follow up message का क्या होता है? सर देखो आपने जो सजेशन दी रिसीवर को, क्या वो उसके ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उसने आपकी कम्युनिकेशन को एकदम से इग्नोर कर दिया। ठीक है, आपने कंपनी को कोई सजेशन दी, तो क्या आपके जो कंपनी के ओनर्स है उसको उन्होंने सीरियसली लिया, क्या वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि बस उसको छोड़ दिया। ठीक है, आप फ्रीक्वेंटली जाके पूछ सकते हो सर मैंने आपको कुछ बोला था, उसके लिए आपने कुछ करा क्या। गुड लिसनर, सामने वाला कैसा होना चाहिए, गुड लिसनर, ओपन माइंडेड होना चाहिए, शॉर्ट माइंडेड नहीं होना चाहिए। वो बोलेगा अरे यार ऐसे नहीं होता है ना, ओपन माइंडेड होना जरूरी है। गुड लिसनर सामने वाले को होना जरूरी है। आपका मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं इनकम्प्लीट मैसेज आप लोग डिलीवर कर रहे हो। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं इंप्रूविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इनकी हेडिंग्स को लर्न कर लेना, अंदर तो कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है, इसको एक बार रीड कर लोगे तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन छोड़ के नहीं जाना, आपको छोड़ के नहीं जाना, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लर्न करने के लिए जो है ना एक छोटी सी एक पॉइंट बनाया था मैंने आप लोगों के लिए कि हाउ टू इम्प्रूव। देखो प्रॉपर फीडबैक होने चाहिए, प्रॉपर टोन होनी चाहिए, कंटेंट ऑफ मैसेज होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए, कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। तो पहले इतना लर्न कर लो। मैंने क्या बोला, डिवाइड एंड रूल। थोड़ा सा पॉइंट आप लोग लर्न करो, फिर उसके बाद 3-4 पॉइंट्स को आपको लर्न करना है। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को लर्न करना है, ऐसा नहीं कि सारा एक साथ आप लोग पढ़ने के लिए बैठ गए। पहले 4 पॉइंट्स को लर्न करा करो, उसको कॉन्कर करा करो, फिर 4 पॉइंट्स को लर्न करा करो, उसको कॉन्कर करा करो। तो इसी के साथ आपका क्या खत्म हो जाता है दोस्तों, कम्युनिकेशन का टॉपिक खत्म हो जाता है, डायरेक्टिंग का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज 100% आपको क्वेश्चन दिखेगा इसका। बाय बाय, थैंक यू।